कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स गायनेकोमास्टिया सर्जरी में क्या क्या हो सकती हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। हाय, माय नेम इज डॉक्टर रितेश बजाज। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस को भी समझने के लिए हमने इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एंड वन इज लोकल कॉम्प्लिकेशंस। एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस मतलब जब आप जनरल एनेस्थीसिया में जाते हैं तो किन किन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, या आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, या आपकी एज बहुत ज्यादा है। इन लोगों में एनेस्थीसिया थोड़ा रिस्की हो सकता है। हमारे पास बोर्ड सर्टिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, यानी एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, जो पहले आपका चेकअप करेंगे, आपके सारे रिस्क फैक्टर्स को असेस करेंगे, और जब वो हमें कहते हैं कि आप एनेस्थीसिया के लिए बिल्कुल सेफ हैं, तभी हम इसे सर्जरी एनेस्थीसिया में करते हैं। अब आते हैं लोकल कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। माइंड यू, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये सिर्फ 3 या 4% लोगों में ही होती है। अदरवाइज 95 to 96% लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस के भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर आपने स्टेरॉइड्स का यूज किया हुआ है, या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, या आप स्मोकर है, तो इन लोगों में देखा गया है इन कॉम्प्लिकेशन का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अब ये कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है? नंबर 1 इज सिरोमा। सिरोमा का मतलब होता है चेस्ट में पानी की एक्यूमुलेशन होना। जब भी लाइपोसक्शन होता है तो स्किन और मसल के पीछे का सारा फैट और ग्लैंड हम निकाल देते हैं, तो अब ये जगह खाली रह जाती है। अगर आप हाथ की बहुत ज्यादा मूवमेंट्स कर रहे हैं, या अगर आपने गारमेंट्स ठीक से नहीं पहना हुआ, तो उस खाली जगह में बॉडी फ्लूइड्स एक्यूमुलेट कर लेती है, जिसको सिरोमा कहते हैं। ये यूजुअली 7 से 10 दिन में डिसॉल्व हो जाता है, और अगर नहीं होता तो जैसे हम ब्लड सैंपल लेते हैं नीडल से, वैसे ही ओपीडी में ही हम एक नीडल से फ्लूइड निकाल देते हैं। नंबर 2 इज हेमेटोमा। हेमेटोमा का मतलब होता है छाती में ब्लड की कलेक्शन। अगेन द रिस्क फैक्टर्स आर हाई बीपी, स्मोकर्स और ब्लड शुगर पेशेंट्स। जब भी हम सर्जरी करते हैं वी टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स टू मेक श्योर कि आपकी चेस्ट में कोई भी ब्लीडिंग नहीं रहेगी। यूजुअली ये जो ब्लीडिंग होती है फर्स्ट 24 आवर्स में ही हो जाती है। तो शाम को जब हम ड्रेसिंग करते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं भी हेमेटोमा का कोई साइन तो नहीं है। अगर हेमेटोमा हो जाए तो हम नीडल से उस ब्लड को निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्योंकि वो थोड़ा थिक ब्लड होता है और वो नीडल से नहीं निकलता, तो हमने 1-2 सूचर जो लगाए थे वो हमें खोलने पड़ते हैं, और ये पूरा हेमेटोमा को ड्रेन करना पड़ता है, और फिर से लोकल एनेस्थीसिया में ही सुन करके ही वहां पर फिर से सूचर कर देते हैं। बहुत ही रेयर कंडीशंस में हमें पेशेंट को दोबारा सर्जरी के लिए ले जाना पड़ सकता है टू चेक कि वो ब्लीडिंग कहां से आ रही है। द थर्ड थिंग इज कॉन्टूर अब्नॉर्मैलिटी। कॉन्टूर अब्नॉर्मैलिटी का मतलब होता है राइट लेफ्ट साइड में 19-20 का थोड़ा बहुत फर्क होना। लाइपोसक्शन के दौरान जब भी हम फैट निकालते हैं तो वी चेक कि दोनों साइड हमने इक्वल अमाउंट ऑफ फैट निकाला है कि नहीं। इसके बावजूद भी अगर कभी कभी फैट रह जाता है, तो जैसे जैसे आप वर्कआउट करेंगे सर्जरी के बाद, वैसे वैसे वो फैट रीडिस्ट्रीब्यूट होकर एक अच्छी शेप दे देता है। अगर उसके बाद भी कभी कभी रह जाए तो एक रिवीजन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 4 इज निप्पल इंसेंसिटिविटी। लाइपोसक्शन के बाद कुछ कुछ लोगों में निप्पल इंसेंसिटिव होने के चांसेस हो सकते हैं, बट ये सिर्फ न्यूरोप्रैक्सिया मतलब नर्व्स के स्ट्रेच होने की वजह से होता है, जो यूजुअली 6 से 8 महीने में धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। द फिफ्थ वन इज डोनट डिफॉर्मिटी या क्रेटर डिफॉर्मिटी। अगर आप सर्जरी में सिर्फ ग्लैंड निकलवाते हो और लाइपोसक्शन नहीं करते हो, तो निप्पल के पीछे से जब ग्लैंड निकल जाता है तो आसपास का फैट एक डोनट की तरह दिखता है। इसी को डोनट डिफॉर्मिटी या क्रेटर डिफॉर्मिटी। जब भी हम लाइपोसक्शन करते हैं तो वी मेक श्योर कि आसपास के फैट को ऐसे निकालें कि चेस्ट की एक बहुत अच्छी शेप आ जाए और ये डोनट डिफॉर्मिटी ना हो। निप्पल नेक्रोसिस, which is a very uncommon complications and very rarely seen.